तो हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो के अंदर। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि, यानी कि 10 संख्या जनसंख्या वृद्धि भारत के अंदर जो 10 साल से होती है वो कैसे होती है, ये सब पढ़ा था। और मानव का विकास कितनी जनसंख्या तक रहा है, जैसे कि घनत्व में प्रति वर्ग तो प्रति किलोमीटर में कितना घनत्व बढ़ा है, सर्वाधिक किसका है, कम किसका है। और आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या संगठन। तो शुरू करते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि एक महत्वपूर्ण पक्ष है। इसके किशोरों की वृद्धि है। वर्तमान में किशोरों अर्थात 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग का अंश 20.9% है, जिसमें 52.7% किशोर तथा 47.3% किशोरियाँ सम्मिलित है। किशोर जनसंख्या यद्यपि उच्च संभावनाओं से युक्त युवा जनसंख्या समझी जाती है, यद्यपि उन्हें समुचित ढंग से मार्गदर्शित और दिशा निर्देशित न किया जाए तो वे काफ़ी सुभेद भी होते हैं। जहाँ इन किशोरों का संबंध समाज के समक्ष अनेक चुनौतियाँ हैं, जिनमें से कुछ विवाह की निम्न आयु, निरक्षरता, शिक्षा विशेषतः स्त्री निरक्षरता, विद्यालय वित्त छात्र पोस्को की निम्न ग्राह्यता, किशोरी मात्राओं के उच्च मात्रा, मृत्यु दर, HIV एड्स के संक्रमण की उच्च दरें, शारीरिक और मानसिक अपंगता अथवा मंदता, औसत दुरुपयोग और मदिरा सेवन, किशोर का उपचार एवं अपराध करना इत्यादि है। यानी कि कम बिना शिक्षा के कम उम्र में लड़कियों की शादी करना, जैसे वो मातृ बन जाती है। HIV एड्स बिना शिक्षा के फैल जाता है। और शारीरिक और मानसिक अपंगता, मदिरा सेवन किशोर उपचार में अपराध घोषित किया गया है। इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार ने किशोर वर्गों को उपयुक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए कुछ निश्चित नीतियाँ बनाई हैं, ताकि उन गुणों को बेहतर मार्गदर्शन करें और उपयुक्त उपयोग किया जा सके। जैसे राष्ट्रीय युवा नीति एक ऐसा उदाहरण है जिसे हमारी विशाल युवा और किशोर जनसंख्या की समग्र विकास की देख रेख हेतु अभिकल्पित किया गया है। राष्ट्रीय युवा नीति फरवरी 2014 में आरंभ की गई। राष्ट्रीय युवा नीति किशोरों के लिए शुरू की गई थी। कब की गई थी? फरवरी 2014 में राष्ट्रीय युवा नीति आरंभ की गई, जो भारत के युवाओं के लिए एक समग्र दूरदर्शी प्रस्ताव रखती है। देश के युवाओं को अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाने के लिए कौन सी नीति अपनाई गई? राष्ट्रीय युवा नीति फरवरी 2014। और उनके द्वारा भारत के राष्ट्रों के समूह में अपना उचित स्थान प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 15 से 19 वर्ष की आयु समूह के व्यक्तियों को युवा के रूप में परिभाषित करती है। यानी युवा कौन कहलाता है? राष्ट्रीय युवा नीति के तहत 15 से 29 वर्ष के जो छात्र आते हैं या वर्ष के बच्चे आते हैं, बच्ची आती है, वो आयु समूह युवा के रूप में परिभाषित किया जाता है। देश की नींव कौन होती है? युवा। भारत सरकार ने 2015 में कौशल विकास तथा उद्यमिता की नीति अपनाई, जिसका उद्देश्य देश भर में हो रही कौशल से संबंधित गतिविधियों के लिए एक रूपरेखा प्रदान करना है। साथ ही साथ इन सभी गतिविधियों को एक मानक के साथ बांधना तथा विभिन्न कौशलों को इनके भाग केंद्रों के साथ जोड़ना है। ऊपर की गई विवेचना से प्रतीत होता है कि देश में निक और काल के संदर्भ में जनसंख्या वृद्धि दर व्यापक भिन्नता पाई जाती है। ऊपर हमने पढ़ा था 10 की जनसंख्या वृद्धि दर, जिसके अंदर कभी जनसंख्या बढ़ती है, कभी घटती है, कभी समान रहती है, कभी जन्म दर रोज, कभी मृत्यु दर, कभी दोनों समान रहती है। इस तरह जनसंख्या चलती रहती है। जनसंख्या की वृद्धि से संबंधित अनेक सामाजिक समस्याओं का उजागर करती है। इन जनसंख्या वृद्धि में सामाजिक हाथ सबसे महत्व। फिर भी जनसंख्या की वृद्धि प्रतिरूपों का बेहतर अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक है कि जनसंख्या के सामाजिक संगठन की पड़ताल की जाए। अब बढ़ेंगे जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत अध्ययन का एक सुस्पष्ट क्षेत्र है, जिसमें आयु, लिंग का विशेषण, निवास का स्थान, मानव जातीय लक्षण, जनजातीय भाषा, धर्म, वैवाहिक स्थिति, साक्षरता, शिक्षा, व्यवसाय विशेषता आदि का अध्ययन किया। जनसंख्या संगठन से तात्पर्य है जैसे कि जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत अध्ययन। जनसंख्या भूगोल यानी कि मानव, भारत के अंदर रहने वाले मानव लोग जिनकी आयु, लिंग का विशेषण हो, इनके लिंग, निवास स्थान, मानव जाति के लक्षण, जनजाति, भाषा अलग अलग, धर्म भी अलग अलग है सभी पूरी जनसंख्या की, साक्षरता है, कई अशिक्षित है, व्यवसाय है, कई बेरोजगार है। इस खंड में ग्रामीण नगरीय विशेषताओं, भाषा, धर्म और व्यवसाय के प्रतिरूपों के संदर्भ में भारत की जनसंख्या के संगठन की विवेचना पाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अलग भाषा है, धर्म है और व्यवसाय है, और नगरों में भी ये सारे अलग व्यवसाय होते हैं। नगरों में द्वितीयक तृतीयक होते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक व्यवसाय होते हैं, जिनमें कृषि, मत्स्य पालन ये सब सम्मिलित होते हैं। अपने निवास स्थान के अनुसार जनसंख्या संगठन सामाजिक आर्थिक एक महत्वपूर्ण सूचक है। जब देश की कुल जनसंख्या
का 68.8% भाग गाँव में रहता है तो ये भी और सार्थक हो जाता है। जनसंख्या 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का 68.8% निवास कहाँ रहता है? गाँव में। क्या आप जानते हैं कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 6,40,867 गाँव हैं, जिनमें से 5,57,608 गाँव बसे हुए हैं। फिर भी पूरे देश में ग्रामीण जनसंख्या वितरण समान नहीं है। आपने ध्यान दिया होगा कि हिमाचल प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत बहुत अधिक है। गोवा और मिजोरम राज्यों में कुल जनसंख्या का आधे से कुछ अधिक भाग गाँव में बसा है, क्योंकि ये छोटे हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। और हिमाचल प्रदेश में वहाँ पर शहर बसाना बहुत कठिन है, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका होता है। दूसरी ओर दादर और नगर हवेली में 53.38% को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेशों का लघु अनुपात ग्रामीण जनसंख्या का है। गाँव का आकार भी काफ़ी हद तक भिन्न है। उत्तरी पूर्वी पहाड़ी राज्यों, पश्चिम राजस्थान और कच्छ के रण में 200 व्यक्तियों से कम और केरल और महाराष्ट्र के कुछ भागों में यह 17,000 व्यक्ति तक पाया जाता है। भारत की ग्रामीण जनसंख्या के वितरण के प्रतिरूप को संपूर्ण परीक्षण उजागर करता है कि अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय दोनों स्तरों पर नगरीकरण का सापेक्षिक परिणाम और ग्रामीण नगरीय प्रवास का विस्तार ग्रामीण जनसंख्या के साधारण को नियंत्रित करते हैं। आपने देखा होगा कि ग्रामीण जनसंख्या के वितरण भारत में नगरीय जनसंख्या का अनुपात काफ़ी निम्न है, किंतु पिछले दशकों में ये वृद्धि बहुत तीव्र दर को दर्शा रहा है। नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर सर्वत्र आर्थिक विकास, स्वास्थ्य संबंधी दशाओं को सुधार के कारण तेजी से बढ़ी है। कुल जनसंख्या की भांति नगरीय जनसंख्या के वितरण में भी देश भर में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। फिर भी ऐसा देखा गया है कि लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नगरीय जनसंख्या काफ़ी बढ़ी हुई है। यह सामाजिक आर्थिक दशाओं के संदर्भ में नगरीय क्षेत्रों के विकास और ग्रामीण नगरीय प्रवास की बढ़ी हुई दर दोनों को इंगित करता है। उत्तरी भारत के मैदानों में मुख्य सड़कों के मिलन बिंदुओं और रेल मार्ग से सटे हुए नगरीय क्षेत्र में कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, मैसूर, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, कानपुर, लुधियाना, ग्रामीण नगरीय प्रवास सुस्पष्ट है। कृषि की दृष्टि से प्रतिरूप में मध्य में और निम्न गंगा के मैदान तेलंगाना, एसिचित पश्चिम राजस्थान, उत्तर पूर्व और दूर दराज के पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में प्रायद्वीपीय भारत के बाढ़ संभावित क्षेत्र और मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में नगरीकरण का स्तर निम्न रहा है। यानी कि यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान में, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में बाढ़ संभावित क्षेत्रों में कम लोग रहते हैं और नगरों के अंदर ग्रामीण क्षेत्र भी कम रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर रोजगार दृष्टि वो शहरीकरण कहलाता है या नगरीकरण कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे भाषाई संगठन के आधार पर जनसंख्या का संगठन या विभिन्नता पाई। भारत एक भाषा विविधता की भूमि है, यानी कि भारत में कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। ग्रेसन के अनुसार भारत का भाषाई सर्वेक्षण 1903 से 1928 देश में 179 भाषाएं हैं और 544 के लगभग उपबोली है। यानी कि भाषा अलग होती है और उपबोलियाँ क्षेत्र में पाई जाती है और क्षेत्र विशेष में पाई जाती है। बोली जाने वाली बोली कहलाती है, लेकिन भाषा कहलाती है जो एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। आधुनिक भारत के संदर्भ में 22 भाषाओं को अनुसूचित है और अनेक भाषाएं गैर अनुसूचित भी है। यानी कि संविधान ने 22 भाषा को ही दर्जा दिया गया है। अनुसूचित भाषा में हिंदी बोलने वालों का प्रतिशत सर्वाधिक है। लघुतम भाषा वर्ग संस्कृत, बोडो और मणिपुरी बोलने वालों का सर्वाधिक है हिंदी। यह देखा गया कि देश में भाषाई प्रदेशों की सीमाएं सुनिश्चित और स्पष्ट नहीं है, बल्कि उनके अपने अपने सीमांत प्रदेशों क्रमिक विलय और अध्यारोपण हो जाता है। यानी कि एक राज्य के अंदर भी कई प्रकार की भाषा और बोली जाती है। ये आवश्यक नहीं है कि वहाँ पर एक ही प्रकार की भाषा और बोली हो, यानी कि क्षेत्र अनुसार भाषा और बोली जाती है। भाषाई वर्गीकरण प्रमुख भारतीय भाषाओं के बोलने वाले 4 भाषा परिवारों में जुड़े हुए हैं, जिनके उपपरिवार शाखा अथवा वर्ग है। इससे तालिका 1.2 को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। ये तालिका 1.2 आधुनिक भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण। अब हम पढ़ेंगे धार्मिक संगठन। धर्म सर्वाधिक भारतीयों के सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन को प्रभावित करने वाला प्रमुख बलों में से एक है। यानी कि भारत के लोग सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन से प्रभावित होते हैं और धर्म को होते हैं। अपनी राजनीतिक में अपने नेता को लाने के लिए अपने ही धर्म से खड़ा करते हैं, क्योंकि धर्म लोगों के परिवार और सामुदायिक जीवन के लगभग सभी पक्षों को आपसी रूप से व्याप्त होता है। यह महत्वपूर्ण है कि धार्मिक संगठन का विस्तारपूर्ण अध्ययन किया जाए। देश में धार्मिक समुदायों का स्थानीय वितरण दर्शाता है कि कुछ निश्चित राज्यों और जिलों में एक धर्म की हिंदू, अनेक राज्यों में से एक
प्रमुख समूह के रूप में वितरित है। विशालतम धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम जम्मू और कश्मीर में पाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल, केरल, कच्छ जिलों, कुछ जिलों, उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों, दिल्ली व उसके आसपास में लक्षद्वीप में संतृप्त मुस्लिम जनसंख्या पाई जाती है। अधिकांश सिख देश के अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में से केंद्रित है। भारत के सबसे छोटे धार्मिक समूह जैन और बुद्ध देश के गिने चुने क्षेत्रों में से केंद्रित है। जैनियों का प्रमुख केंद्र राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों, गुजरात और महाराष्ट्र में है, जबकि बौद्ध अधिकांशतः महाराष्ट्र में संकेंद्रित है। बुद्ध बहुमूल्य अन्य क्षेत्र सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, लाहौर और स्पीति में। ये एग्जाम में पढ़ने लगे किस क्षेत्र में कौन सी जनसंख्या को किस जाति के धर्म में सर्वाधिक जनसंख्या है। तो ये वन लाइनर में पूछा जाएगा, तो याद कर लेना। भारत के अन्य धर्मों में जरदूस जनजाति, अन्य देश निष्ठा और विश्वास सम्मिलित है। ये समूह छोटे समूह में से केंद्रित है और देश भर में बिखरे हुए हैं। श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन। आर्थिक स्थिति की दृष्टि से भारतीय जनसंख्या 3 वर्गों में बांटा जाता है, जिनमें मुख्य श्रमिक, सीमांत और अश्रमिक होते हैं। ऐसा देखा गया है कि भारत में श्रमिकों का अनुपात 39.8% है, जबकि 60% की विशाल जनसंख्या अश्रमिकों की है। ये एक आर्थिक स्थिति इंगित करता है, जिसमें आर्थिक स्थिति कितने लोग भारत के अंदर रोजगार करते हैं और कितने बेरोजगार हैं। आर्थिक स्थिति को इंगित करता है, जिसमें एक बड़ा अनुपात आश्रित जनसंख्या का है, यानी कि जो आगे बेरोजगार और अल्प रोजगार प्राप्त लोगों की बड़ी जनसंख्या होने की संभावना की ओर इशारा करता है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में श्रमजीवी जनसंख्या का अनुपात लक्षद्वीप में लगभग 29.1%, हिमाचल में 15.9% सामान्य भिन्नता दर्शाता है। श्रमिकों के अपेक्षाकृत अधिक प्रतिशत वाले राज्यों हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय। केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली, दमन और दीव प्रतिभागी दर ऊंची है। भारत जैसे देश के संदर्भ में ऐसा समझा जा सकता है कि आर्थिक विकास के निम्न स्तरों वाले क्षेत्रों में श्रम सहभागिता दर ऊंची है, क्योंकि निर्वाह की आर्थिक क्रिया को निष्पादन के लिए अनेक कामगारों की जरूरत पड़ती है। भारत की जनसंख्या का व्यावसायिक संगठन। समाज को विभाजन पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर में प्राकृतिक और जैविक रूप से माना जाता है, लेकिन वास्तव में समाज सबके लिए अलग अलग भूमिका निर्धारित करता है और ये भूमिकाएं फिर से सामाजिक संस्थाएं द्वारा सुदृढ़ की जाती है, जिसके फलस्वरूप ये जैविक विभिन्नताएं सामाजिक भेदभाव, अलगाव तथा बहिष्कार के आधार बन जाती है। आदि से ज़्यादा जनसंख्या बहिष्करण किसी भी विकासशील और सभ्य समाज के लिए एक गंभीर समस्या है। यह एक वैश्विक चुनौती है जिसको संयुक्त विकास कार्यक्रम ने संज्ञान में दिया है। यूएनडीपी के अनुसार यदि विकास में सभी जेंडर सम्मिलित नहीं है तो ऐसा विकास लुप्त प्राय है। सामान्य जन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, यानी कि लिंग को लेकर भेदभाव न, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे कुछ भी हो, और विशेष रूप में जेंडर के आधार पर भेदभाव मानवता के प्रति एक अपराध है। इसलिए सभी के लिए शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, समान अवसर और समान कार्य के लिए एक वेतन, स्वाभिमान के साथ जीने का अवसर सभी को मिले। इसके लिए विशेष प्रयास किए जाने आवश्यक है, जो समाज में इन सभी को भेदभाव और बुराइयों को दूर करने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाता है वह एक सभ्य समाज नहीं कहा जा सकता। यानी कि जो लोग लिंग में भेदभाव करते हैं वो एक समाज नहीं कहलाता है। लेकिन आज भारत के अंदर ज़्यादातर धर्म यही पाया जाता है कि लिंग को देकर भेदभाव किया जाता है। भारत सरकार ने इन सभी को संज्ञान में लेते हुए भेदभाव से होने वाले दुष्प्रभाव को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सामाजिक अभियान चलाया गया है। व्यावसायिक क्रियाओं में लगे होने से द्वितीयक और तृतीयक सेक्टरों की तुलना में प्राथमिक सेक्टर के श्रमिकों को एक बड़ा अनुपात दर्शाता है। कुछ श्रमिक जीव जनसंख्या का लगभग 54.6% कृषक और कृषि मजदूर हैं, जबकि केवल 3.8% श्रमिक घरेलू उद्योगों में लगे हैं। 41.6% अन्य श्रमिक हैं जो गैर घरेलू उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण और मरम्मत तथा अन्य सेवाओं में कार्यरत है। जहाँ तक देश की पुरुष और स्त्री जनसंख्या, व्यवसाय का % श्रमिकों की संख्या स्त्री तीनों को सेक्टरों में अधिक है। संख्या प्राथमिक सेक्टर से अपेक्षाकृत अधिक है। यद्यपि विगत कुछ वर्षों में महिलाओं को द्वितीय तथा तृतीय सेक्टरों में सहभागिता सुधारी, यानी पहले ग्रामीण इलाकों में ही केवल महिला एक प्राथमिक कार्य करती थी कृषि संबंधित, लेकिन वर्तमान में वे नौकरियों में, राजनीति में हर जगह आगे आ रही है। यह जानना आवश्यक है कि पिछले कुछ दशकों में भारत में कृषि सेक्टर श्रमिक अनुपात में उतार दिया गया है। परिणाम स्वरूप द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर में सहभागिता दर बढ़ी है। खेत आधारित रोजगारों पर निर्भरता गैर खेत आधारित रोजगार निर्भरता इंगित करता है, यानी कि जिस खेती नहीं करता फिर भी आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी व्यवसाय स्टार्ट हुए हैं। यह देश की अर्थव्यवस्था के सक्रिय स्थानांतरण हैं। प्रदेश, नागालैंड जैसे राज्यों
राज्यों में कृषक की संख्या बहुत अधिक है। दूसरी ओर बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कृषि मजदूरों की संख्या अधिक है। दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी जैसे अत्यधिक नगरीकृत क्षेत्रों में श्रमिकों का बहुत बड़ा अनुपात अन्य सेवाओं में लगा हुआ है। यह न केवल सीमित कृषि भूमि की उपलब्धता को बल्कि वृहद स्तर पर होने वाले नगरीकरण, औद्योगिकरण द्वारा गैर कृषि सेक्टरों में और अधिक श्रमिकों की आवश्यकता को इंगित करता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। डेली क्लास के लिए 6वीं से लेकर 12वीं तक डेली क्लास सभी सब्जेक्ट की। 30 करोड़ निम्नलिखित के राज्य संख्या घनत्व सर्वाधिक है। संख्या घनत्व उत्तर प्रदेश का